नमस्कार दोस्तों आज हम सारे लोग देखते हैं कि जो किराएदार लोग होते हैं उनके साथ बहुत तरह के समस्याएं उत्पन्न हो जाता है। मकान मालिक उनको बेवजह परेशान करते हैं और कई मर्तबा जो है उस वजह से जो रेंटर्स हैं, जो किराएदार लोग हैं, उनको कई तरह के समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो आज इसी विषय पे हम लोग बात करने के लिए मैं कुछ जो किराएदार लोगों के जो राइट्स हैं उसके बारे में आज बताएंगे दोस्तों यही वजह है। इन्हीं सब समस्याओं को देखते हुए 2019 में पार्लियामेंट में एक नया प्रस्तावना रखा गया और उसमें एक ड्राफ्टेड मॉडल दिया गया, बताया गया टेनेंसी एक्ट का ड्राफ्टेड मॉडल दिया गया, रखा गया और उसे पास करने के लिए जो है वो संसद में पेश किया गया। हालांकि ये एक्ट अभी पास नहीं हुआ है, जो मॉडल टेनेंसी एक्ट है 2019 का, वो अभी पास नहीं हुआ है। लेकिन इन सब समस्याओं को देखते हुए जो अक्सर मकान मालिक और किराएदार के बीच में विवाद उत्पन्न होते रहते हैं, इन्हीं सब वजहों से इस चीज़ को जो है आपके पार्लियामेंट में रखा गया है और संभव है कि ये आगे कुछ समय में या फिर कुछ सालों में इसे पास भी कर दिया जाए। इसके तहत जो है दोस्तों ये चीज़ बताया गया है, कुछ नए चीज़ें दिया गया है, जैसे कि अब जो है एग्रीमेंट एग्जीक्यूट करना, जब कोई भी तरह के आप मकान ले रहे हैं, किराए पे ले रहे हैं, तो एक एग्रीमेंट ओनर एंड लाइसेंसी के बीच में, लाइसेंसर और लाइसेंसी के बीच में, मकान मालिक और किराएदार के बीच में एक एग्रीमेंट एग्जीक्यूट होना मैंडेटरी रहेगा। उसके बाद जो है आपका जो ये आपका एडवांस डिपॉजिट जो लिया जाता है उसके लिए निर्धारित डिपॉजिट का बताया गया है। जैसे छोटे मोटे जो शहर हैं, छोटे शहर क्या इवन इंटायर नेशन में, पूरे हिंदुस्तान में ही कहिए, वह ऐसा बताया गया है कि अधिकतम 1 महीने से 2 महीने तक का ही एडवांस डिपॉजिट मकान मालिक के द्वारा लिया जा सकता है। लेकिन इसमें एक और कंडीशंस दिया गया दोस्तों कि जो बड़े सिटीज हैं, जो काफी बड़े तरह के जो सिटीज हैं, जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटीज वगैरह हो गए, या फिर जो जैसे दिल्ली, बम्बे, ये सब जो सिटी हो गए, वहां पे डिपॉजिट और भी ज्यादा हो सकता है। जो 1 महीने 2 महीने के अलावा और ज्यादा, अभी 1 महीने का जो रेंट है या 2 महीने का रेंट है, उससे भी अधिक जो है आपका ये सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पे मकान मालिक के हाथ में किराएदार को जमा करना पड़ेगा। कारण यह है दोस्तों कि जो वहां पे गवर्नमेंट का ये मानना है कि वहां पे चूंकि यदि प्रमाइसेस में, फ्लैट में, या फिर जहां पे भी, या शॉप में, या फिर कोई कॉमर्शियल प्रमाइसेस है या रेसिडेंशियल प्रमाइसेस है, तो वहां पे यदि किसी तरह का क्षति हो जाता है, कुछ भी लॉसेस हो जाता है, तो उससे भरपाई कर पाना 2 मंथ के जो रेंट का अमाउंट है उससे वो सफिशिएंट नहीं हो सकता है। इस वजह से उसे अधिक भी लिया जा सकता है, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने तक का भी लिया जा सकता है। लेकिन नॉर्मल तौर पे जो और भी जो रेस्ट ऑफ द सिटीज हैं इंडिया में, वो सारे जगह पे अधिकतम 2 मंथ के ही डिपॉजिट लिया जा सकता है। तो इस तरह के ये सब चीजें हैं। बाद में फिर आपका जो रेंट का कैलकुलेशन, रेंट कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम रेंट देने का प्रोसीजर क्या होगा, रेंट रिसीव करने का प्रोसीजर क्या होगा, रेंट रिसीव करने के केस में जो रेंटर जो है वो रिसिप्ट ले सकेंगे, जो मकान मालिक है वो रिसिप्ट देंगे, ये सब चीजें बताया गया है। उसके बाद जो है उसमें आपको दोस्तों नए तरह से एक कह सकते हैं रेंट ऑथोरिटी आपको बनाया जाएगा। हर एक सिटी में, डिस्ट्रिक्ट में, जहां पे भी हैं, वहां पे रेंट ऑथोरिटी बनाया जाएगा। उसके बाद आपका रेंट के लिए अलग से आपका कोर्ट बनाया जाएगा। रेंट का जो डिस्प्यूट वगैरह हैं, जितने भी विवाद हैं, उसको देखने के लिए अलग से कोर्ट बनाया जाएगा। उसके बाद नए ट्रिब्यूनल बनाए जाएंगे जिसमें कि जो रेंटर एंड
ओनर के बीच में जो विवाद होंगे उसी चीज को देखने के लिए बनाया जाएगा, ताकि उससे ये होगा दोस्तों कि जो अभी फिलहाल जो कोर्ट में, जो आपका सिविल कोर्ट में या फिर क्रिमिनल जो कोर्ट है, वहां पे जो इस तरह के तमाम तरह के जो मैटर्स जाते हैं, जो मकान मालिक और किराएदार के बीच में जो झगड़े उत्पन्न होते हैं किसी भी कारण के वजह से, तो उन सब भीड़ को वहां पे ना करके एक उसके लिए अलग ही कोर्ट बनाया जाएगा, अलग रेंट कोर्ट बनाया जाएगा, रेंट अथॉरिटी बनाया जाएगा, उसके बाद रेंट ट्रिब्यूनल बनाया जाएगा, जहां अपीलेट अथॉरिटी बनाया जाएगा। तो वो उसके कुछ प्रोसीजर्स दिए गए हैं और उसके अकॉर्डिंगली उसे रखा गया है। दोनों ही मकान मालिक और किराएदार दोनों के हित को ध्यान में रखते हुए जो है इस एक्ट को लाया जा रहा है। लेकिन ये तो हो गया दोस्तों, इसे अभी फिलहाल कानून नहीं माना जा सकता, बिकॉज ये अभी पास नहीं हुआ है और एक पूर्ण रूप से कह सकते हैं कि ये एक्ट अभी तक नहीं बना है। तो इस वजह से अब जो ये तो हो गई बात जो आने वाला है उसके ऊपर। लेकिन अब जो दोस्तों, अब हम अभी के बारे में जो आज के डेट में जो क्या क्या राइट्स हैं रेंटर्स के, उसके बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों। कहीं पे भी अगर आप रेंट पे कोई भी प्रीमाइसेस ले रहे हैं तो सबसे पहला चीज आपको जरूरी होना चाहिए कि एग्रीमेंट एग्जीक्यूट करिए। एग्रीमेंट एग्जीक्यूट ओनर और रेंटर के बीच में होना चाहिए। हालांकि अभी के डेट में, आज के डेट में ये मैंडेटरी नहीं है और तमाम ऐसे सिटीज हैं जहां पे विदाउट रेंट एग्रीमेंट भी रेंट दिया जाता है और जो है आराम से रहते हैं जो है कोई पर्सन ऑन रेंट जो है। तो अभी फिलहाल इसे मैंडेटरी तो नहीं किया गया है दोस्तों, लेकिन लॉ का ये सजेशन भी बताता है, लॉ भी ये कहता है और इवन एज एन अगर हमारा ओपिनियन भी माने तो एग्रीमेंट एग्जीक्यूट होना ही चाहिए दोस्तों। उसके बाद एग्रीमेंट एग्जीक्यूट करके उसके जो उस पे जो भी टर्म एंड कंडीशंस होते हैं उसे मेंशन कर दिया जाए, दोनों पर्संस का साइन हो, थंब इम्प्रेशन हो या रजिस्ट्रेशन हो, उसके अकॉर्डिंगली होना चाहिए। दूसरी चीज दोस्तों कि अब तो रही बात कि यदि रेंट एग्रीमेंट हो तो अच्छी बात है, यदि नहीं हो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं दोस्तों, क्योंकि अभी फिलहाल के केस में रेंट एग्रीमेंट मैंडेटरी नहीं है। खास करके जो मेट्रो सिटी को छोड़ के, मेट्रोपॉलिटन सिटी को छोड़ के अदर सिटीज जो हैं वहां पे तो बिल्कुल भी मैंडेटरी नहीं है। इच्छा अनुसार यदि दोनों पर्सन में से कोई भी दोनों एग्री हैं तो इच्छा अनुसार बना भी सकते हैं, अदरवाइज उनका कंसेंट है, उनका अच्छा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है तो वो विदाउट एग्रीमेंट भी रह सकते हैं, उसमें कोई तरह का दिक्कत नहीं है। अब तो हो गया दोस्तों कि और लेकिन अब जो है यदि एग्रीमेंट नहीं है, एग्रीमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुआ है तो उस केसेस में भी ये वैलिड है। कारण यह है दोस्तों कि अपना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर कोई भी तरह का एग्रीमेंट या कोई भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी तरह का एग्रीमेंट जो कि इन्फोर्सेबल बाय लॉ है या फिर कोई भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट जो इम्प्लाइड हो या एक्सप्रेस हो, दोनों ही लॉ के अंतर्गत वैलिड माना गया है। कहने का अर्थ यह है दोस्तों कि एक्सप्रेस या इम्प्लाइड का अर्थ यह हुआ दोस्तों कि या तो लिखित हो या मौखिक हो, दोनों ही स्थिति में उसे मान्यता दिया जाएगा, बशर्ते कि आपको उस चीज को प्रमाणित करना पड़ेगा कि ये जो आप कह रहे हैं कि वर्बल वे में कुछ कॉन्ट्रैक्ट हुआ था आप दोनों के बीच में या एग्रीमेंट हुआ था आप दोनों के बीच में, तो वो सही है या गलत है, उस चीज को आपको प्रमाणित करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम ये आपको बताएंगे दोस्तों कि यदि आप इस तरह का कोई भी तरह का आप एग्रीमेंट कर रहे हैं या फिर बात विचार से आप कहीं पे रेंट ले रहे हैं तो आप, और वो अगर ओरल वे में है मतलब इम्प्लाइड वे में है, सारी बातें आप किए हैं, या फिर कुछ एक्सप्रेसली वे में मतलब रिटन वे में भी अगर आप एग्रीमेंट कर रहे हैं, फिर भी कुछ बातें हैं जो आपके और ओनर के बीच में इम्प्लाइड वे में बात हुआ है या फिर जो लीगल वे में वो होना ही चाहिए, तो वैसे केसेस में दोस्तों अगर कुछ बात होता है तो
उसके लिए आपको 1-2% के बीच में ही ये चीज करना चाहिए दोस्तों। जो विश्वासी लोग हों, जो आपके फैमिली मेंबर्स हो या और भी कोई फ्रेंड रिलेटिव कोई हो, उनके सामने ही ये बात होना चाहिए, उनके सामने ही पैसे का लेन देन भी कीजिए। यदि आप राइटिंग में नहीं कुछ करने जा रहे हैं या कर रहे हैं तो 2-4 लोगों के सामने कीजिए, ताकि यदि कुछ इनकेस फ्यूचर में ऐसा कुछ डिस्प्यूट एराइज होता है तो उस स्थिति में एज ए विटनेस उनको आप खड़ा कर सकते हैं कोर्ट में, और ये आपके लिए एक एविडेंस, एक प्रूफ का काम करेगा दोस्तों। जैसा कि एविडेंस एक्ट में भी, यानी एविडेंस एक्ट में भी ये चीज को मान्यता दिया गया है, मतलब विटनेस को भी एविडेंस माना गया है। तो ये आपका हो गया। दूसरी चीज ये है दोस्तों कि अब एग्रीमेंट यदि आप एग्जीक्यूट करते हैं तो खास करके मेट्रो सिटी में आप देखते होंगे कि जो मेट्रोपॉलिटन सिटी में जो एग्रीमेंट एग्जीक्यूट होता है वो नॉर्मली तौर पे 11 महीने का होता है। तो 11 महीने का इसलिए होता है दोस्तों, इसका कारण ये है कि अपना इंडियन स्टैंप एक्ट में जो 11 में सब मतलब 12 महीने या उससे ऊपर 1 वर्ष या उससे अधिक का कोई अगर कोई व्यक्ति एग्रीमेंट करता है तो उसे रजिस्टर करवाना और उस पर स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फी भरना मैंडेटरी हो जाता है, आपको कंपल्सरली भरना है। तो इस वजह से इस जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर है, स्टैंप ड्यूटी रजिस्ट्रेशन फीस वगैरह भरने का जो वर्डन है, उससे बचने के लिए ही लोग जो है 11 महीने का एग्रीमेंट एग्जीक्यूट करते हैं। अब हो गया दोस्तों कि यदि 11 महीने से आगे का आपको एग्रीमेंट करना है तो आप 12 महीने का, 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का यदि आप एग्रीमेंट कर रहे हैं, लिव इन लाइसेंस एग्रीमेंट बनवा रहे हैं, तो उस स्थिति में मेरा ओपिनियन ये है दोस्तों कि आप बिल्कुल ही उसे रजिस्टर्ड करवा लें। और रजिस्ट्रेशन के लिए आपको या स्टैंप ड्यूटी किसी भी स्टेट में कुछ विशेष खर्चा नहीं जाता है। यदि आप माने कि यदि विदाउट रजिस्ट्रेशन आप नोटरी के बेस पे आप 11 महीने का एग्रीमेंट बना रहे हैं तो आपको हो सकता है 400-500 रुपये में काम हो जाए। वहीं पे अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाने जाते हैं तो रजिस्ट्रेशन के केस में आपको 2500-3000 रुपये तक का आपको खर्चा हो सकता है, और जिसको कि दोनों ही पार्टी के द्वारा वहन किया जाना चाहिए और किया जाता भी है। जैसे रेंटर और ओनर दोनों के द्वारा वहन किया जाना चाहिए 50-50% पे। तो इससे आपको विशेष तौर पे कुछ ज्यादा नुकसान नहीं पड़ेगा दोस्तों, लेकिन आप सिक्योर्ड रहेंगे, सेफ रहेंगे आगे फ्यूचर के लिए। अब है दोस्तों कि अब क्या क्या राइट्स हैं जो कि टेनेंट को, जो कि किराएदार को जो है लॉ प्रोवाइड करता है। तो दोस्तों लॉ में आपको एक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये आपका रेंट कंट्रोल एक्ट एक बना हुआ है। दूसरा दोस्तों कि सारे राज्य में, हिंदुस्तान के किसी भी राज्य में, हर एक स्टेट में अपना अपना जो है टेनेंसी एक्ट बना हुआ रहता है, जो कि जिससे कि किराएदार और मकान मालिक के बीच में जितने भी डिस्प्यूट होते हैं, विवाद होते हैं, उसको देखा जाता है। जैसे बिहार का हो गया, उत्तर प्रदेश का हो गया, दिल्ली का हो गया, महाराष्ट्र का हो गया, हर स्टेट में, वेस्ट बंगाल हो गया, हर स्टेट का अपना अपना जो है टेनेंसी एक्ट होता है, और उसके अकॉर्डिंगली, टेनेंसी एक्ट के अकॉर्डिंगली ही वहां पे इन दोनों के बीच में जो विवाद होते हैं उसका निपटारा किया जाता है दोस्तों। तो वो जो टेनेंसी एक्ट के जो कॉमन लॉज हैं, कॉमन तरह के जो लॉ हैं, कॉमन राइट्स दिए गए हैं टेनेंट के या फिर ओनर्स के, ये सब चीजों में जो टेनेंट्स के कुछ राइट्स हैं, जो इम्पोर्टेंट राइट्स हैं, उसके बारे में समझिए दोस्तों। तो दोस्तों जो कॉमन राइट्स है उसमें पहले समझिए दोस्तों कि हर एक जो किराएदार हैं, हर एक जो रेंटर्स हैं, उनको पहली चीज तो ये सबसे बड़ा जो राइट मिलता है दोस्तों कि यदि आप रेंट नहीं पे कर पा रहे हैं, और जो कि जैसा कि देखा जाता है कि अक्सर इसी वजह से ज्यादा विवाद भी होता है, रेंट यदि पे नहीं कर पाता है रेंटर, तो वैसे स्थिति में ही ज्यादा अधिक मात्रा में विवाद उत्पन्न होता है दोस्तों रेंटर और जो है ओनर के बीच में। तो यदि आप रेंट ना भी पे कर रहे हैं
तो भी एग्रीमेंट का जो टाइम पीरियड है और इवन एग्रीमेंट का टाइम पीरियड क्रॉस भी कर चुका है और यदि आप वहां पे स्टे किए हुए हैं, रह रहे हैं, तो उस स्थिति में जो एसेंशियल नीड्स है किसी भी व्यक्ति के लिए, जो मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं, उन चीजों को मकान मालिक रोक नहीं लगा सकता है, उन चीजों के ऊपर वो रोक नहीं लगा सकता है दोस्तों। जैसे कि अगर आप रेंट ना भी पे कर रहे हैं तो उस स्थिति में भी मकान मालिक आपको लाइट बिल नहीं काट सकता है, लाइट उनको प्रोवाइड करना पड़ेगा, पानी नहीं काट सकता है, पानी लेने से मना नहीं कर सकता है, रोशनी को नहीं रोक सकता है, यदि कहीं से रोशनी आने का जगह है तो उस स्थिति में वो उस चीज को वो रोक कर परेशान नहीं कर सकता है, राइट ऑफ वे को वायलेट नहीं कर सकता है, जो जाने का अधिकार, आने का अधिकार, रास्ते का अधिकार जो है उसे वायलेट नहीं कर सकता है। तो इन सब अधिकारों को वो नहीं रोक सकता है जो है विदाउट द आपका प्रोसीजर, लीगल प्रोसीजर के बगैर जो है उसके ऊपर रोक नहीं लगा सकता है दोस्तों। उसके बाद है दोस्तों कि आपका प्राइवेसी का भी राइट है दोस्तों। प्राइवेसी का बहुत बड़ा राइट है दोस्तों कि यदि कोई व्यक्ति किसी मकान को वो किराए पे लेता है तो उस स्थिति में जो मकान मालिक हैं, ओनर हैं, वो बार बार उन्हें आकर परेशान नहीं कर सकते हैं, बार बार आ जाएं, हर 10 दिन पे, हर 5 दिन पे वो आए, इंस्पेक्शन करने आए, देखने आए। हाँ, कुछ इंस्पेक्शन करने का उनको राइट है, लेकिन एक सर्टेन टाइम पीरियड के बीच में कुछ इंस्ट्रक्शन के साथ दिए गए हैं, लेकिन बेवजह बार बार वो आकर रेंटर को परेशान नहीं कर सकते हैं दोस्तों। जिससे कि यदि वो ऐसा करते हैं तो उनका जो रेंटर है उसका प्राइवेसी का राइट जो है खत्म होता है, तो उस स्थिति में वो उनके ऊपर जो है लीगल एक्शन ले सकते हैं, किराएदार ले सकते हैं। उसके बाद दोस्तों ये है कि यदि आप किराएदार जो है लगातार 4 महीने तक रेंट यदि आप ना पे कर रहे हैं, किए हैं, नहीं पे किए हैं, तो उस स्थिति में 4 महीने तक यदि आप रेंट पे कंटिन्यू नहीं किए तो 4 महीने तक आपको किसी भी तरह से वो परेशान नहीं कर सकता है रेंट पे करने के लिए। मकान मालिक कह सकते हैं आपको, लेकिन आपको परेशान नहीं कर सकते हैं और ना ही खाली करने के लिए ये कोई ग्राउंड बना सकते हैं। जैसे कि जो डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट के केस में इसे ग्राउंड बनाकर, डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट का ग्राउंड बनाकर मकान मालिक को राइट होता है कि वो वैकेंट करवा सकते हैं मकान को, लेकिन उसमें जो है राइट है कि लगभग मतलब कंटिन्यूअस पीरियड तक 4 महीने तक का कोई एग्री रेंट ना देता है तो उस स्थिति में वो व्यक्ति को जो मकान मालिक हैं वो खाली नहीं करवा सकते हैं दोस्तों, और ना ही इस ग्राउंड पे वो एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं कोर्ट में। यदि कर भी देते हैं तो उन्हें वैकेंट करने का जो राइट है वो नहीं है। उसके बाद भी दोस्तों यदि 4 महीना बीत भी जाता है तो उस स्थिति में भी उनको 1 महीने का मतलब 30 डेज का, 1 महीने तो नहीं कर सकते हैं लेकिन 30 डेज, कोई महीने में 31 डेज का भी मंथ होता है, तो 30 दिनों का प्रायर नोटिस देना पड़ेगा मकान मालिक के द्वारा। रेंटर को रिटेन प्रायर नोटिस देना पड़ेगा उन्हें वैकेंट करवाने के लिए, यदि 4 महीने तक वो पैसा नहीं देते हैं तो, रेंट नहीं देते हैं तो। और वो 30 दिन भी अगर एक्सपायर हो जाता है, नोटिस का पीरियड भी एक्सपायर हो जाता है, तो वो फिर लीगल एक्शन कोर्ट के पास ले सकते हैं। फिर भी वो फोर्सफुली जबरन वो खाली नहीं करवा सकते हैं, लेकिन लीगल एक्शन कोर्ट के पास जाकर एप्लीकेशन करके वो ले सकते हैं अपने मकान को खाली करवाने के लिए। तो ये भी आपका एक राइट है कि आप 4 महीने तक यदि आप रेंट नहीं देते हैं तो भी आपको मकान मालिक परेशान नहीं कर सकता है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों
और जो है आपका एक और कुछ राइट्स हैं, मैं आपको बताता हूं कुछ और जो मैंने मेंशन किया है कि यदि दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि आप किसी फ्लैट में रह रहे हैं, कोई घर में रह रहे हैं, किराए पे रह रहे हैं, और कुछ ऐसे चीज जो नुकसान हो गया है घर में, फ्लैट में, जिसे कि जो कि इसेंशियल है, नेसेसरी है, रीजनेबल है, जिसे कि बनाया जाना बहुत ही अति आवश्यक है, और उसके लिए आपने सूचना दिया है मकान मालिक को कि आप इसके बगैर मेरा जो है रहना संभव नहीं है, या फिर प्रॉब्लम हो रहा है, समस्या हो रहा है, पर्सनल लिबर्टी लाइफ से रिलेटेड जुड़ा हुआ कोई बात है, तो उस चीज को वो अगर ठीक नहीं करवा रहे हैं मकान मालिक, तो वैसे स्थिति में यदि आप खुद के पैसे से भी आप उसे रिपेयर करवा देते हैं, तो उस स्थिति में आपको वो जो पैसे लगे हैं वो आपको रिकवर करने का राइट है दोस्तों, उनसे आपको मांगने का राइट है, और उनको देने का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, ओनर को देने का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों जैसे बारिश का मौसम है, बारिश का समय है, और आपके छत से पानी टपक रहा है, और आप एक दो बार इन्फॉर्म करते हैं, मकान मालिक नहीं करते हैं, या भी इवन कंसेंट नहीं भी देते हैं, वो बनाने के लिए आपको ना भी बोलते हैं, आप अपने मर्जी से भी बना देते हैं उसे, तो उसमें जो कॉस्ट लगा है, उसमें जो खर्चे लगे हैं आपको, उसको उनको देना पड़ेगा आपको। तो ये राइट है दोस्तों। बाद में आपको है उसके बाद दोस्तों जो आपका जो आगे कुछ है, फिर है आपको दोस्तों, यदि आप एग्रीमेंट करवाते हैं तो उस स्थिति में आपको एग्रीमेंट के जो ट्रू कॉपी हैं, एक ट्रू कॉपी आपको भी लेने का राइट होता है। उसके बाद आपको जो है एक और राइट है दोस्तों जो आपको समझना चाहिए, जानना चाहिए कि यदि वो कोई भी व्यक्ति जो रेंट पे रह रहा है, चाहे वो रेसिडेंशियल हो या कॉमर्शियल हो, लेकिन खास करके ये कॉमर्शियल के केसेस में ज्यादा होता है, तो उस स्थिति में यदि कुछ जरूरत बताकर, वो सेल्फ का जरूरी बताकर, खुद के लिए जरूरी बताकर, इंपॉर्टेंस बताकर, नीड्स बताकर आपको वो खाली करवा देते हैं मकान मालिक आपसे, और उसके बाद वो कि मतलब उन्होंने बोला कि हाँ हमें अभी फिलहाल इसमें रहना है या दुकान खोलना है, जो भी है, उसके वजह से, इस वजह से हम आपको